Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about the concept of relative clause. First of all, I would like to tell you why this concept is important to understand. First of all, it is a part of English grammar. I think that is big dot in class starting from class 7th. And it is also very important to implement and to be utilized in IELTS writing as well as speaking module because it helps to make complex sentences and that can get us more marks or more bands. I think it can help you to move to 7 bands in IELTS writing as well as in IELTS speaking. So without wasting any time, we are going to start with the concept. First of all, its importance of using relative clause in writing. Relative clauses can be used to form complex sentences and are the easiest to use. Second, clauses starting with the relative pronouns which, that, who, whose, where, when. They are most often used to define or to identify the noun that precedes them. देखिए relative clause जो है वो किससे बनता है relative pronouns से relative pronouns क्या होते हैं which that who whose where when जो किसी चीज को देखिए pronoun यूज किया जाता है किसी noun के लिए किसी noun की जगह पे आप pronoun यूज करते हो क्योंकि बार बार हम राइटिंग में या किसी की बात कर रहे हैं और बार बार हम उसका नाम रिपीट नहीं करते इसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं अगर कोई पर्सन है तो ही कह देते हैं कोई लेडी है तो शी कह देते हैं राइट तो डिपेंड करता है प्रोनाउन क्या है यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रोनाउन की जगह पे यूज होते हैं जैसे कि हम अगर बात करनी हो रिलेशन बताना हो किसी चीज का किसी चीज के साथ जैसे कि विच है विच कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो वो चीज राइट दैट वो पर्सन किसी के बारे में बता रहे हो आप दैट पर्सन राइट ऐसे करके हु कौन कौन मतलब किसी की पर्सन की बात हो रही है कौन आप किसकी बात कर रहे हो कौन ठीक है आप रिलेशन बताओगे वो वाला बंदा या वो वाली लड़की या वो वाली चीज ऐसे करके ना आप कुछ रिलेशन बताने की जब बात करते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हुज क्या है ऐसे ही किसी की पोजेशन किसी का रिलेशनशिप बताना हुज मदर हुज ब्रदर ऐसे करके किसका भाई किसकी माँ किसकी वो अब बता आप कुछ बात कर रहे हो किसी चीज के बारे में ठीक है ऐसे ही वेयर कहाँ पे ये वो जगह है जहां पे रात को एक इंसिडेंट हुआ था जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया कोई चोरी का इंसिडेंट हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ ऐसा कुछ हुआ ये वो जगह है वेयर इट वॉज हैपेंड समथिंग हैपेंड देयर राइट व्हेन कब जब आप किसी समय की बात कर रहे हो ये वही टाइम है जब ये हुआ था या ये वही दिन है जब हम वहां घूमने गए थे राइट तो इन सभी प्रोनाउंस को कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे तो इन प्रोनाउंस को क्या कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस जो एक रिलेशन बताते हैं किसी चीज के बारे में ठीक है दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिफाइन और आइडेंटिफाई द नाउन दैट प्रीसीड्स देम ठीक है किसी नाउन के बारे में उसको डिफाइन करते हैं उस नाउन को दे आर यूजफुल टू एड इंफॉर्मेशन रिलेटिव क्लॉज जो है इनको हम क्यों यूज करते हैं ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो बात हम कह रहे हैं ठीक है एक सेंटेंस हमने बता दिया दूसरा सेंटेंस ये वही लड़की है जो ये वो लड़की है इसका नाम सीता है और फिर से हम कहेंगे इसने सीता ने क्लास में टॉप किया है ठीक है तो दोबारा हम उसको अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है ये वो लड़की है जिसका नाम सीता है और इसने क्लास में टॉप किया है जहाँ आप कह सकते हो ये वो लड़की है जिसने क्लास में टॉप किया है तब आप एक पूरा सेंटेंस बना दोगे ना ठीक है देखिए कहीं पे दो सेंटेंस में बात करनी कहीं पे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता देना ठीक है उसको जोड़ के आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट कर दिया
They are useful to add information and to move an argument forward in logically progressive manner. तो ये जो हमारा लॉजिकल प्रोग्रेशन है बात करने में वो टूटने नहीं देते, ठीक है, वो जुड़ा रहता है, आपस में एक प्रोग्रेशन चलता रहता है कन्वर्सेशन में या राइटिंग में। तो रिलेटिव क्लॉज को करने से पहले हमें रिलेटिव प्रोनाउन को जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रॉपरली यूज रिलेटिव क्लॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स और pronouns. They are called relative pronouns because they always relate back to something or someone else. They are used to join two sentences about same person or same thing. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सेम पर्सन की बात कर रहे हो और दो वाक्यों में आप बता रहे हो उस चीज के बारे में, और कहीं आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके उसको एक वाक्य में बता सकते हो और उस वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। द मेन रिलेटिव प्रोनाउंस आर, मेन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, who, whose, whom, which and that. हम who कब यूज करते हैं? when we use who, whose, whom हम यूज करते हैं to make statements about people. We use who, whose, whom to make statements about people. which to refer to things, जब हमें किसी वस्तुओं के बारे में बात करनी है, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, तब हम which यूज करते हैं। that हम यूज करते हैं to refer to either people or to things. that को हम people as well as things दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे to understand the concept, right? For example, here is the car which she bought for her son. ये वो गाड़ी है जो उसने अपने बेटे के लिए खरीदी, ठीक है। Here is the car which she bought for her son. तो यहाँ पे which क्या है, कार के लिए यूज किया है, कार को दो बार ना यूज करके उस दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया which के साथ, ये वो कार है, या हम कह सकते हैं ये कार है, ये कार उसने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। और कहीं पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वो कार है जिसको उसने अपने बेटे के लिए खरीदा है या खरीदा था। Here is the car which she bought for her son. तो आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, राइट। सेकंड क्या है, इट इज द काइंड ऑफ ड्रेस, ये उस तरह की ड्रेस है, दैट आई लाइक, जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे दैट किसके लिए है, दैट रेफर्स बैक टू द ड्रेस। दैट जो है ये ना इस नाउन के लिए यूज किया गया है। दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेशन बता रहा है इस नाउन के साथ। इट इज द काइंड ऑफ ड्रेस दैट आई लाइक। Similarly, in the third example, this is the boy who broke the window. ये वो लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी या तोड़ी थी। तो अब यहाँ पे हु किसके बारे में बता रहे हैं, ये वो लड़का है, उस लड़के के बारे में बता रहा है हु जिसने ये काम किया था। He broke the window, तो यहाँ पे हु रिप्लेस कर रहा है ही को, ठीक है। यहाँ पे ही भी आ सकता था बट हमने इस दो सेंटेंसेस को एक बना के हु लगा दिया है बीच में, और ये सेंटेंस क्या बन गया है, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। द woman who is standing at the door is his sister. औरत जो दरवाजे के पास खड़ी हुई है वो उसकी सिस्टर है। तो वुमेन के लिए कुछ वुमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने हु को यूज किया कि ये वो औरत है जो कौन है, जो उसकी सिस्टर है, ठीक है। ऐसे ही द लेडी whom they caught was sent to prison. द लेडी whom they caught, जिस औरत को उन्होंने पकड़ा था वो जेल में भेज दी गई है, ठीक है। तो whom जिसको उन्होंने पकड़ा था ना उसको जेल में भेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे whom replaces her, her कौन है यहाँ पे, लेडी के लिए whom जिसको, ठीक है। I have a friend whose mother is a doctor, जिसकी माँ
मेरा एक दोस्त है जिसकी माँ डॉक्टर है। तो यहाँ पे हुज क्या बताता है, एक रिलेशनशिप फ्रेंड का और मदर का। उसकी माँ जो है वो डॉक्टर है। whose mother is a doctor, whose father is a doctor, whose father is an actor, whose father is an actor, कुछ भी मतलब आप whose किसके लिए बताते हो, कि रिलेशनशिप बताने के लिए, या whose को हम पोजेशन बताने के लिए, किसी की चीज हो ना उसके लिए कहते हैं whose book is this, like this. He is a person whose car we bought, जिसकी कार, ठीक है, हमने खरीदी थी। ये वो पर्सन है जिसकी कार हमने खरीदी थी, whose car we bought. रिलेटिव प्रोनाउंस विद रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनसे दो तरह की क्लॉज बनती है, रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है ही शी इट दे, जो किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट, राइट। प्रेडिकेट क्या होता है, दैट टेल्स समथिंग अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या करता है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है, वो डिफाइन करता है सब्जेक्ट के बारे में कि क्या बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में। वो कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है, डांस कर रहा है, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, राइट। A restrictive clause क्या होता है, restrictive clause is used when the information in the clause is important to the meaning of the oral sentence. restrictive clause क्या होता है, जब हम जो हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को साथ में लगा के सब्जेक्ट के, अगर वो उसके बारे में बता रही है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, तो वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, ठीक है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कब होता है, जब वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी वहां पे उस इंफॉर्मेशन की, वो एक्स्ट्रा है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए सब्जेक्ट के बारे में। A non-restrictive clause is used to indicate that the information in the clause is extra information, right? Example देखिए, the girl who is playing in the garden is his sister. जो लड़की गार्डन में खेल रही है वो उसकी बहन है। तो अभी हम बात करें वो लड़की जो गार्डन में खेल रही है, क्योंकि अगर हम बोले वो लड़की क्या क्या बोल रहे हो आप उसके बारे में, आगे बताओ, वो लड़की जो गार्डन में खेल रही है ना, वो ही उसकी सिस्टर है। तो वहां पे ये यहाँ पे क्या बता रहे बात, वो इम्पोर्टेंट है बात, वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है यहाँ पे। हु के बाद जो हम बात कह रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो उस गर्ल या उस सब्जेक्ट के बारे में बता रही है कि ये वो लड़की है जो गार्डन में खेल रही है ना, वही लड़की उसकी सिस्टर है, कोई और मत समझ लेना, कोई और लड़की नहीं, वो लड़की जो गार्डन में खेल रही है ना वो उसकी सिस्टर है, ठीक है। उसको डिफाइन कर रहे हैं। रूबीना हु इज प्लेइंग इन द गार्डन इज हिज सिस्टर, जब नाम ही बता दिया रूबीना, अगर हम इतना देखें रूबीना, इसको इस चीज को ना देखें, रूबीना इज हिज सिस्टर, तो नाम बता दिया, जो रूबीना को ढूंढ लो, वहां पे जाके बोलो गार्डन में जाके रूबीना कौन है, वो उस आपको पता चल जाएगा वो उसकी सिस्टर है। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया कि रूबीना जो गार्डन में खेल रही है ना वो उसकी सिस्टर है, तो और भी इजी हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल गई रूबीना के बारे में, ठीक है। So in the first sentence, the clause who is playing in the garden is important because it identifies the girl, right? In the second sentence, the clause who is playing in the garden is extra information. In order to indicate that it is non-restrictive, we use commas before and after clause. जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है ना, यहाँ पे नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ना, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, हु से पहले, और ये हु की जो बात हम बताने के बाद, क्योंकि ये कॉमास बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम ना भी देखेंगे तो भी रुबीना के बारे में पता चल रहा है कि रुबीना उसकी सिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही बहुत है, और आगे हम करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. I'll continue with another part. Thank you for watching and don't forget to hit like button. Bye bye.